ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे मेनिंजेस के बारे में। ब्रेन के 3 लेयर्स रहते हैं, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर. इनर टू आउटर इट इज़ पाया, अरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर. Okay, now inflammation of the pia and arachnoid matter, it is called meningitis. Okay, now what is the definition of meningitis? It means generalized inflammation of leptomeninges and CSF within the subarachnoid space, usually caused by infection. Okay, अभी अगर सिर्फ ड्यूरा मैटर का इन्फ्लेमेशन जो होता है इसको अपन पैची मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और अगर इन तीनों का मिला के इन्फ्लेमेशन होता है तो इसको अपन एनसिफिलिटिस बोलते हैं. ओके, सिफिलाइटिस जो रहता है वो जनरलाइज रहता है. अब जो लोकलाइज इन्फ्लेमेशन रहता है उसको अपन सेरिब्राइटिस बोलते हैं. व्हाट इज सेरिब्राइटिस? Cerebritis is localized inflammation of brain parenchyma and inflammatory patch of parenchyma. Okay, but it is not capsulated. अभी अपन क्या देखेंगे? अभी अपन देखेंगे acute pyogenic meningitis. Okay, acute pyogenic meningitis. तो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में सबसे पहले अपन देखेंगे नियोनेट्स के बारे में. मतलब नियोनेट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं ब्रेन में. मेनिंजाइटिस मतलब इनर टू लेयर, पाया एंड अरेक्नॉइड मैटर. ओके, तो नियोनेट्स में अपन याद रखेंगे बेल के नाम से. बेल मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी. दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. ठीक है, सबसे कॉमन और नॉर्मली यही होता है स्ट्रेप्टोकोकस. उसके बाद आएगा अपना इकोलाई. उसके बाद इधर आएगा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस. ठीक है, 3 हो गए अपने पास. अभी क्या होता है कि अपने को पता है स्ट्रेप्टोकोकस नियोनेट्स. व्हाट इज नियोनेट्स? नियोनेट्स मतलब आफ्टर बर्थ अप टू 1 मंथ. ओके, उसके बाद आता है इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मतलब आफ्टर बर्थ टिल 1 ईयर. 1 ईयर तक आएगा अपना इन्फेंट्स. ठीक है, अब इन्फेंट्स में होता है पहला अपना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ठीक है, पहले ये कॉमन था पुअर कंट्रीज़ में. मतलब दिस इज़ कॉमन इन पुअर कंट्रीज़. अभी ये नॉर्मली नहीं होता. मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव डेवलप्ड वैक्सीन्स अगेंस्ट दिस, सो इट इज़ नाउ कॉमन इन पुअर कंट्रीज़. पर पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होती थी जब तक इसका वैक्सीन नहीं बना था. ठीक है, अब इसके बाद रहता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. फिर आएगा अपना निजेरिया मेनिंजाइटिस. ठीक है, ये ओल्डर में कॉमन रहता है, मोस्ट कॉमन इन ओल्डर. और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एज वी नो दिस इज मोस्ट कॉमन. ठीक है, तो वो हर जगह कॉमन ही रहता है. अब क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स की अगेंस्ट IgG वर्क करता है, और IgG जो रहता है वो मैटरनली आता है. ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लाइक फ्रॉम नियोनेट्स टू इन्फेंट्स, और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे IgG जो रहता है वो कम होते जाता है. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है. इसलिए ये वाले जो इन्फेक्शन है ये इन्फेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है अपना यंग एडल्ट्स. यंग एडल्ट्स में निजेरिया मेनिंजाइटिस रहता है. दिस इज मोस्ट कॉमन इन यंग एंड ओल्ड. ओके, एज वी नो इट. यू नो व्हाट, निजेरिया मेनिंजाइटिस इज सो डेंजरस कि जैसे पेशेंट आता है इट कैन डाई विद इन आवर्स और विद इन मिनट्स. सो वी नीड टू ट्रीट इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो कब मर जाए अपने को पता भी नहीं चलेगा. ओके, सो वी नीड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू नो वी शुड नो अबाउट दिस. ओके, लाइक 1996 में सब सहारन अफ्रीकन में million people died, like about 25,000 people died
and this is the biggest meningitis epidemics. Okay, this is very severe and it can kill patient in hour or in minute. और इसके लिए humans are the only host for Neisseria meningitis, and in 5% of the population it affect the upper respiratory tract. Okay, and like the flora of the upper respiratory tract, they are most like they are attacked, okay, by Neisseria meningitis. And in close community the career rate is up to 30 to 40%. okay, so like जो लोग साथ में रहते हैं ना, वहाँ पे फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. Therefore people around these patients should be provided with some antibiotics like rifloxacin or rifloxacin, I guess. Okay, sorry, rifampicin and ciprofloxacin. Okay, now let's understand what is the pathogenesis. As meningococci have fibri and pili, so they attach to the nasopharynx. Okay, अब जैसे nasopharynx में attach होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहता है ना, वो म्यूकोसा से जाता है. लाइक सी, इधर से बैक्टीरिया आया, दिस इज़ द बैक्टीरिया, दिस इज़ द म्यूकोसा ऑफ नेजोफैरिंक्स. ओके, दिस इज़ द म्यूकोसा. तो बैक्टीरिया क्या करता है, उनके पास फिम्बरी रहते हैं, उस फिम्बरी से वो नेजोफैरिंक्स के म्यूकोसा को अटैच होते हैं, वहाँ से वो इधर जाते हैं. ओके, उनके दो वेज रहते हैं, एक तो वो इंट्रासेलुलरली जा सकते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और दूसरा वो इंटरसेलुलरली, मतलब ये दो म्यूकोसा सेल है ना, उनके बीच में से जाता है. ठीक है, ये हो गया उनका पहला डिफेंस मैकेनिज्म. यहाँ से गए, यहाँ से वो मतलब फिर वो यहाँ पे मतलब पहले वो कॉलोनाइज होते हैं, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. यहाँ से वो इधर जाते हैं, फिर वहाँ से वो ब्लड में जाते हैं. ठीक है, सो सेकेंड प्रोसेस इज़ व्हाट, दे माइग्रेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो रहते हैं, इनको ब्लड में सर्वाइव करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. लाइक दे कैन नॉट सर्वाइव, ब्लड हैव एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रोफिल्स. सो ब्लड जो है वो क्या बैक्टीरिया को मतलब न्यूट्रोफिल्स वगैरह ऑब्वियसली फैगोसाइटोस वगैरह कर लेते हैं. सो क्या होता है कि अब ब्लड में उनके पास कुछ प्रोटेक्टिव होना चाहिए बैक्टीरिया के पास, इसलिए बैक्टीरिया आर कवर्ड बाय पॉलीसैकेराइड. ठीक है, पॉलीसैकेराइड उनको कवर करता है. लाइक जैसे कर्ण का वो था ना, उसका जो कवच था जो उसको प्रोटेक्ट करता था, वैसे इस बैक्टीरिया को पॉलीसैकेराइड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट एंड न्यूट्रोफिल. ठीक है, दिस इज द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड एंड दिस इज द थर्ड स्टेप. First was colonization, then it migrated into the bloodstream, then survival in the blood, and then now this bacteria has to migrate in the CSF. Okay, so there are two ways it can migrate into CSF. First, it can directly migrate into CSF, or this is what is this? This is our third ventricle iter. Okay, and duct iter. Okay, then this is the fourth ventricle, lateral ventricle. This is foramen magendi and Lashka. Lashka is laterally present and Magendi medially present. So foramen magendi and foramen Lashka. Okay, from here CSF passes. So this is one way of CSF. उधर से फिर वो CSF जो रहता है वो इधर जाता है, ऐसे ऐसे जाके वो सब ड्यूरल साइनसेस से ड्यूरा में एंटर करता है. ओके, सो एक इधर रहता है और दूसरा अपना इधर रहता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में रहता है CSF. सो या तो वो डायरेक्टली इधर जाएगा या तो वो इधर जाएगा. सो फर्स्ट पहले क्या होता है कि वो इधर से पहले वो इधर लेटरल वेंट्रिकल्स वगैरह में जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है. ठीक है, सो वो यहाँ से इधर जाता है, फिर मतलब देन the bacteria migrate into CSF. फिर CSF, you know what, CSF is the best place for bacteria to survive because CSF contain very less amount of neutrophils. Okay, so neutrophils तो less क्या, CSF में neutrophils रहते ही नहीं है. अगर CSF में neutrophils है मतलब there is some abnormality, कोई disease वगैरह हो सकती है. Okay, so
दिस इज़ द फर्स्ट वे कि CSF में नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स वगैरह नहीं होते हैं, सो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव देयर वेरी इजीली. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर बैक्टीरिया टू सर्वाइव देयर. सो एक बार वो CSF में पहुंच गए, सो नाउ दे आर ऑक्यूपाइड. ओके, फिर वहाँ से वो सर्वाइव करेंगे, फिर वो CSF में प्लोरिफरेट होंगे. ठीक है, यहाँ से प्लोरिफरेट होते हैं वो, फिर वो बैक्टीरिया इधर से जाते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे प्लोरिफरेट होते हैं. ये जो रहता है ना, ये अपना वो रहता है ग्रैन्युलेशन. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन इनटू द ड्यूरा. ओके, ड्यूरल वेनस साइनस वगैरह रहता है वो सब. तो फिर बैक्टीरिया जो रहते हैं वो इधर से इधर जाते हैं. ठीक है, मतलब इधर जाके कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं, इधर आके वो इधर ये वाले जो साइनसेस है इनको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, तो अब क्या होता है, अब क्या बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, उनका कॉलोनाइजेशन हो जाता है. अब क्या होता है नाउ, उस समय हमारा आता है इम्यून सिस्टम, उस समय रिस्पॉन्स में आता है. ठीक है, एक्चुअली व्हाट बैक्टीरिया जितना तकलीफ देता है ना अपने CNS को, उससे ज़्यादा तो जो अपना इम्यून सिस्टम रहता है ना वो तकलीफ देता है. यू हैव सीन कि व्हेन 2 elephants आर फाइटिंग, हु सफर्स द मोस्ट? द ग्रास सफर्स द मोस्ट. ओके, इन सिमिलर वे कि बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम में बैक्टीरिया आता है, उसके बदले इम्यून सिस्टम आता है. तो बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम की लड़ाई में हु सफर्स? आर CNS सफर्स द मोस्ट. ओके, तो अब क्या होता है, उस समय अपना इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स में आता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है. तो क्या होता है कि अपना देयर आर वेन्स वगैरह रहती है ना अपनी, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल वेन्स वगैरह जो रहती है. अब क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं. ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स वगैरह आएंगे अभी ऑब्वियसली. तो अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया रहता है ना, बैक्टीरिया के सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं. बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन टिकॉइड एसिड, तो वो इम्यून सिस्टम को एग्जैगरेट करते हैं. ठीक है, तो क्या ये जो इनके कारण लिम्फोसाइट्स वगैरह रिस्पॉन्स में आ जाते हैं. तो क्या क्या आता है, माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है, दे स्टार्ट रिएक्टिंग to presence of as I told you, ticoid acid and peptidoglycan, endotoxin, lipopolysaccharide, उनके अगेंस्ट ये रिएक्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट ये जो रहते हैं ये रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि अपना इंटरल्यूकिन 1 बीटा, TNF, कीमोकाइंस एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, नाइट्रोजन फ्री रेडिकल्स, वो सब निकलते हैं. वेजोडाइलेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड इनिशियली ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसके बाद ब्लड फ्लो कम हो जाता है. ठीक है, पहले इंटर एंडोथेलियल गैप्स बढ़ेंगे जिसके कारण न्यूट्रोफिल्स वगैरह आते हैं. तो न्यूट्रोफिल्स जब अब देखो कीमोकाइंस जो रहते हैं वो भी न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे, राइट. तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे. न्यूट्रोफिल्स पहले क्या होता है, पहले पेरी वेस्क्यूलर न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, फिर वहाँ से न्यूट्रोफिल्स बाहर निकलते हैं. फिर वो न्यूट्रोफिल्स जो रहते हैं वो पेरी वेस्क्यूलर रहते हैं, फिर वहाँ से न्यूट्रोफिल्स बाहर निकलते हैं, फिर वहाँ से वो ब्रेन के पार्ट में जाते हैं, वहाँ पर वो सेरिब्राइटिस कॉज करते हैं. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर वेरी डेंजरस. सो अब क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स CSF पे जंप करते हैं और CSF को क्लाउडी और टर्बिड बना देते हैं. बट क्या होता है, एज सून एज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन के कारण एक्सुडेट वगैरह बाहर आते हैं. अब वो एक्सुडेट्स के कारण जो ब्लड वेसल्स रहते हैं ना वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं, और कॉम्प्रेस होने के कारण जो ब्लड फ्लो रहता है वो कम हो जाता है. ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं बहुत सारे. तो न्यूट्रोफिल्स भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं पेरीवेस्क्यूलर, फिर वो ब्लड में जाते हैं, फिर वो ब्रेन में जाते हैं. ठीक है, तो वो इन्फिल्ट्रेट करना चालू कर देते हैं वेनस वॉल को, जिसके कारण ब्लड फ्लो फर्दर कम हो जाता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया और इस्टेमिया होता है, और वो CNS को डैमेज करता है, और जो ब्रेन रहता है वो स्वेलन और इडिमेटस बन जाता है. इसको ये जो प्रोसेस रहता है ना, ये जो इडिमा बनने का प्रोसेस रहता है, इसको अपन बोलते हैं वेजोजेनिक इडिमा. ठीक है, अब क्या होता है, जो ब्रेन रहता है वो स्वेल होता है. तो ब्रेन 3 वे से स्वेल होता है, एक वेजोजेनिक इडिमा, इंटरस्टिशियल इडिमा एंड साइटोटॉक्सिक इडिमा. ठीक है, अब साइटोटॉक्सिक इडिमा मतलब क्या होता है, अब क्या होता है पहले अपन देखते हैं इंटरस्टिशियल इडिमा क्या होता है. न्यूट्रोफिल्स जो बढ़ जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे भी जाते हैं और ड्यूरल वेनस साइनस को भी ब्लॉक कर देते हैं अपने. ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, जो एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन रहता है और ड्यूरल वेनस साइनस रहता है उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है, और जो अपना
प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं ना, जो भी रहता है अपना लिम्फोसाइट्स वगैरह, वो इंटरस्टिशियम में जाते हैं ब्रेन के, और वो इंटरस्टिशियल एडिमा कॉज करते हैं। ठीक है, ब्रेन पेरेंकाइमा जो रहता है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, इसको अपन इंटरस्टिशियल एडिमा बोलते हैं। वो क्यों होता है इंटरस्टिशियल एडिमा? इज बिकॉज ऑफ द हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर, CSF प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या होता है साइटोटॉक्सिक एडिमा। अब क्या होता है, ब्लड फ्लो टू CNS कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है, ATP भी कम बनता है, और Na+K+ जो ATPases पंप रहता है वो वर्क करना बंद कर लेता है, जिसके कारण Na+ जो रहता है वो सेल से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, और Na+ सेल के अंदर ही रहता है, Na+ रहेगा, सो इट बिकम्स हाइपर ऑस्मोलर। सो हाइपर ऑस्मो तो वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण वाटर भी सेल में रिटेन हो जाएगा, एंड दिस कॉजेज साइटोटॉक्सिक एडिमा। ठीक है, एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं इसके? अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इसके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं हर्निएशन, ड्यू टू इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण हर्निएशन होता है। अब पेशेंट आएगा तो क्या होगा, हर्निएशन के कारण क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सपोज सी दिस इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अपने को पता है ये अपना बेसल पार्ट जो है, ये अपना वो टेंटोरियम सेरिब्री है, यहाँ पे मिड ब्रेन रहता है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब रहता है। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब रहता है, तो टेम्पोरल लोब के जो कॉर्नर्स रहते हैं ना, वो प्रेस करते हैं मिड ब्रेन को, और यहाँ पे अपना थर्ड नर्व रहता है, जिसके कारण थर्ड नर्व प्रेस होती है। और जब थर्ड नर्व प्रेशर में आती है, सो इट इनिशियली कॉजेज माइटोटिक, लेटर ऑन इट कॉजेज मिड्रियासिस। क्यों? क्योंकि पहले जब थर्ड पीपल जो रहेगा, बिकॉज पहले जब थर्ड नर्व कभी भी पहले इरिटेट होती है ना, तो जब वो इरिटेट होती है तो वो ओवर फायर करती है, उसके बाद वो फायर ही नहीं करती, उसके बाद उसका वर्क ही बंद हो जाता है। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा देर तक अपन ने इरिटेट किया, लाइक सेंसिटाइज हो जाते हैं अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बार बार अपन ने अगर न्यूरो ट्रांसमीटर्स डाला तो उसके बाद वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, उसके बाद उनको ज़्यादा देना पड़ता है, राइट। और उसके बाद वो उतने नंबर वाले उतने अमाउंट वाले न्यूरो ट्रांसमीटर को रिएक्ट ही नहीं करते। सिमिलरली अगर अपन ने ज़्यादा इरिटेट किया ना थर्ड ऑप्टिक नर्व को, तो फिर पहले वो रिएक्ट करेंगे, और पहले वो म्योटिक कॉज करेंगे, मतलब अपना क्या बोलते हैं, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बट बाद में वो क्या, अगर अपन ने ज़्यादा ही उसको इरिटेट किया तो बाद में वो सेंसिटाइज हो जाएंगे, बाद में वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वो मिड्रियासिस कॉज करेंगे। और क्या क्या होता है, और वो कॉज करेंगे हर्निएशन। व्हाट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स? क्लिनिकल फीचर्स है हर्निएशन। ठीक है, और क्या रहता है अपना इप्सिलैटरल, अपन ने भी पढ़ा ना कि इट कॉजेज इप्सिलैटरल थर्ड नर्व डैमेज एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमिपेरेसिस एंड हेमीसेंसरी लॉस। ठीक है, अब अगर अपन मिड ब्रेन को अगर अपना ये मिड ब्रेन ज़्यादा ही प्रेस हुआ ना, तो वो असेंडिंग रेटिकुलर अपने असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन रहता है ना, वो भी कंप्रेस हो जाएंगे, जिसके कारण अपन को डीपर कोमा हो सकता है। सो कॉजेज डीपर कोमा। नो सी, उसके बाद क्या होता है, अगर अपन ने मिड ब्रेन वाले लेवल में पढ़ा। ठीक है, अगर इफ हर्निएशन अकर्स एट द लेवल ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल्स, ठीक है, लाइक फोरामेन मैग्नम, लाइक क्या बोलते हैं, ये फोरामेन मैग्नम वाला जो रहता है ना अपना, तो सेरिबेलर टॉन्सिल्स जो रहेंगे वो हर्निएट होते हैं, वो हर्निएट हो जाएंगे थ्रू फोरामेन मैग्नम, और वो प्रेस करेंगे मेडुला को। ठीक है, और जब वो मेडुला को प्रेस करते हैं, सो मेडुला क्या क्या हो सकता है अपना, अपगोइंग बाबिन्स्की साइन हो सकता है, और मेन मेडुला इज फॉर व्हाट, नो मेडुला इज द रेस्पिरेटरी सेंटर एट मेडुला, इट इज़ द रेस्पिरेटरी सेंटर, राइट। सो रेस्पिरेटरी चेंजेस होंगे, बीपी का मेजर फ्लक्चुएशंस होगा विच इज़ यूजुअली सीन बिफोर डेथ। ओके, सो ये सब हो सकता है, तो क्या होगा अपना द रेस्पिरेटरी चेंजेस होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा जेलेटिनेशियस एक्सुडेट हुआ, ठीक है, नॉर्मली ज़्यादा जेलेटिनेशियस एक्सुडेट अपन को न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में दिखता है, मेनली एट द सजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, सजाइटल साइनस ऑफ द ब्रेन। सो वहाँ पे सब एरेक्नोइड फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है,
तो न्यूमोकोकस इन्फेक्शन में क्या होता है, इट यूजुअली अकर्स एट सजाइटल साइनस, जबकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो रहता है ना, ये सजाइटल सेक्शन मतलब ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट में, राइट, और जो हीमोफिलस रहता है वो बेस ऑफ द ब्रेन में रहता है, उधर होता है, अफेक्ट करता है। अपन क्या कुछ बोल रहे थे कि जेलेटिनेशियस एक्सुडेट जो रहेगा वो न्यूमोकोका इन्फेक्शन में होता है, वो सब एरेक्नॉइड फाइब्रोसिस कॉज करता है और वो डैमेज करता है एरेक्नॉइड विलाई एंड ग्रेनुलेशंस को। ठीक है, अपना ये था ना, अपन ने पढ़ा था ना, अपना एरेक्नॉइड विलाई रहता है, राइट, यू नो दिस वन, एरेक्नॉइड विलाई रहता है, यहाँ पे करता है, ठीक है, वहाँ पे डैमेज करता है उसको। देखो यहाँ पे क्या होता है, सब एरेक्नॉइड फाइब्रोसिस कॉज करेगा, फाइब्रोसिस के कारण यहाँ पे डैमेज होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और ये वाला प्रेशर जब बढ़ता है तो दिस कॉजेज हाइड्रोसिफेलिस। ठीक है, सो इट कॉजेज हाइड्रोसिफेलिस। ओके, नाउ और क्या करता है वो, फाइब्रोसिस ऑफ एरेक्नॉइड टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड एज chronic adhesive arachnoiditis। ठीक है, this cranial nerve, you know, cranial nerve entrapment। ठीक है, एंड व्हाट आर द अदर कॉम्प्लिकेशंस। अब अपने को पता है सेरेब्रल क्रेनियल एब्सिस हो सकता है, मेनिंजेस स्वेलन एंड ओपैक हो सकता है, ठीक है, और हीमोफिलिस में मेनली एक्सुडेट जो रहता है वो बेस ऑफ ब्रेन में रहता है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कॉज करता है, वेंट्रिकुलाइटिस कॉज करता है, सेरिब्राइटिस कॉज करता है। अब CSF फाइंडिंग्स क्या होंगी, ठीक है, CSF फाइंडिंग में होगी, देखो, CSF प्रेशर बढ़ेगा, प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा, और जो ग्लूकोज रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज कम होगा और अपने न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, अपने पता था पेरीवेस्कुलर न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, और CSF क्लाउडी और टर्बिड रहेगा। तो दिस आर द नॉर्मल वैल्यूज, यू नीड टू टेक अ लुक ऑन दिस। ओके, नॉर्मल CSF प्रेशर 6 to 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर,